हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज बच्चों हम आपके लिए जो है हिंदी गद्य खंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिससे आप पढ़ के इसे जो है पेपरों में अच्छे मार्क पाएंगे। तो इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों भाषा अभिव्यक्ति, भाषा जो है अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिससे प्रत्येक अपने विचारों, भावों एवं बच्चों ध्यान रखना है, विचारों, भावों व अनुभूतियों की को व्यक्त कर पाता है। अभिव्यक्त की वह रूप गद्य व पद दोनों हो सकते हैं बच्चों, गद्य व पद में दोनों हो सकते हैं। ये इसे ध्यान रखेंगे कि भाषा जो है हम लोगों के विचारों एवं भावों को प्रकट करने का साधन है। आगे देखेंगे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है भाषा के कौन से रूप हैं। तो बच्चों भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। एक हमारा होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, तीसरा होता है हमारा सांकेतिक भाषा। बच्चों ध्यान देंगे इस बात को, यानी भाषा के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न बच्चों बहुत पेपर में पूछा जाता है कि गद्य व पद्य का अंतर क्या होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों देखेंगे। गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं, गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य जो होता है आपका भाव प्रधान होता है। कहने का मतलब आपका जो है निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब जो है आपके गद्य में आते हैं। पद्य में कविता, दोहा, सोटा ये जो होते हैं सब पद्य में एक लयबद्ध रचना होती है, उसे ही पद्य कहते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न कई बार पेपर में कंडक्ट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कई बार पेपर में कि चंद छंद वर्णन। बच्चों इसको ध्यान देंगे कि चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन हैं। तो बच्चों ये अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित है। चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये बच्चों हमारा जो है कवि गंग द्वारा रचित है, इस बात को ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 2 प्रमुख रचनाएं या कृतियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों ये हो जाएगी चिंतामणि और आपके जो है विचार विधि, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अगला प्रश्न है पूर्व भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है। तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक इसका समय था। अगला प्रश्न है भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या थी। तो भारतेंद्र युग की समय सीमा बच्चों पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो भारतेंद्र युग की सीमा जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की समय सीमा। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो द्विवेदी युग की समय सीमा है ये है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अगला हमारा प्रश्न है शुक्ल युग की समय सीमा। शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1900 से 1938 ईस्वी तक है। अगला है हमारा प्रश्न शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है वो 1938 से 1947 ईस्वी तक है। अगला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो 1947 से जो अब तक चल रहा है वो स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला जो है समाचार पत्र कौन सा था। तो वो हमारा हो जाएगा बनारस अखबार हो जाएगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हमारा जो सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था उसे कहते हैं उदंड मार्तंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि द्विवेदी युग और छायावादी युग में साहित्य सृजन करने वाला लेखक कौन सा था। तो वो बच्चों हमारे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको ध्यान देंगे, यानी जो बाणभट्ट की आत्मकथा है
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अगला है कि हंस पत्रिका किसकी है और कहाँ से प्रकाशित हुई है। तो बच्चों ये जो हंस पत्रिका है ये मुंशी प्रेमचंद की है और ये जो है काशी से प्रकाशित हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कर्मवीर किसकी पत्रिका है। तो कर्मवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी की जो है रचना है ये। अगला है कि आदर्श और मोची किसकी रचना है। तो ये शिव पूजन सहाय की रचना है, इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान देंगे बच्चों। अगला है सोजे वतन कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो प्रेमचंद जी की इस शताब्दी कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया गया था, यानी जब्त कर लिया गया था इसे। तो बच्चों जो है सोजे वतन, इसको ध्यान देंगे। अगला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है रचित है। और अगला हमारा प्रश्न हिंदी साहित्य सुबोध इतिहास किसकी रचना है। तो ये गुलाब राय जी की रचना है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा की रचना है। तो ये आलोचना विधा की रचना है जिसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार कौन है। दक्षिण भारत की एक झलक, तो इसके रचनाकार हैं विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा, ध्यान देंगे इस चीज को। अगला बच्चों मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा बच्चों, इसको ध्यान देंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो है ये आत्मकथा है। हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छायावाद युगीन गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं। तो बच्चों हो जाएगी भावपूर्ण यथार्थ चित्रण और अनुभूति की सघनता। तो इस बात को ध्यान देंगे और इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लेंगे। इस प्रकार भी बच्चों कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो शुक्ल युग के दो उपन्यासकार हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं। तो बच्चों ये जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो बच्चों हमारा हो जाएगा सरस्वती पत्रिका और हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किस विधा की रचना। बच्चों बहुत बार पूछा गया है, जो कलम का सिपाही है ये जीवनी विधा है। अगला है बालबोधनी संपादक पत्रिका के संपादक कौन है। तो इनके जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला है मृगनयना के लेखक कौन है। तो मृगनयना के जो हैं वृंदावन लाल वर्मा है। अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये उपन्यास विधा की रचना है, इस चीज को ध्यान देंगे, ये उपन्यास विधा है। बच्चों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है काव्यखंड। काव्यखंड से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी काव्य साहित्य को विद्वानों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान देंगे। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। बच्चों पेपर में इस प्रकार पूछ लेता है कि आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं। तो वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को ही हमारा तीसरा, उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल कहते हैं और चौथा हमारा है आधुनिक काल। तो इस प्रकार याद रखेंगे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आगे देखते हैं बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा। तो आदिकाल की जो समय सीमा है ये है 800 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत, या हम कह सकते हैं कि 700
1373 ईस्वी से 1300 जो है 43 ईस्वी तक है। अगला है पूर्व मध्यकाल की समय सीमा। पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है वो है 1343 से लेके 1643 ईस्वी तक। अगला है उत्तर मध्यकाल की समय सीमा। उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा है वो है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है 19वीं विक्रमी संवत से जो है अब तक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल को और क्या कहा जाता है। तो बच्चों देखो ये किस प्रकार पूछा गया है। तो आदिकाल को जो है संधि काल या इसी को बोलते हैं चारण काल नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने कहा। यानी आदिकाल को वीरगाथा काल ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बच्चों इसे कहा था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदिकाल को संधि सामंत युग किसने दिया नाम। तो बच्चों ये थे राहुल संकृत्यायन जी। तो इन्होंने ही नाम दिया था राहुल संकृत्यायन। अगला है आदिकाल के प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए। तो आदिकाल के जैसे विद्यापति हो गए, अब्दुल रहमान प्रमुख ये कवि थे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला आदिकाल में कितने रूपों में काव्य रचना की गई है। तो आदिकाल में 2 रूपों में हुई है, प्रबंध काव्य और वीर गीत काव्य, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के 2 प्रमुख भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जिसे श्रव्य सुना जाता है, दृश्य मीन्स देखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रबंध काव्य व वीर गीत काव्य के उदाहरण क्या हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई द्वारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। अगला है विजय पाल रासो, ये नलपत नाल्य जी की रचना है। हमीर रासो जो है खुरान रासो की रचना। अगला ध्यान देंगे वीर गीत काव्य जो है जैसे जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट, परमाल रासो, जगनिक, इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों। इनको रट लेंगे, याद कर लेंगे, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो पहला है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, अगला है युद्धों में सुंदर व सजीव वर्णन। इस चीज को पॉइंटों को ध्यान देंगे, पॉइंट पूछ लिया जाता है तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है भक्ति काल को और क्या कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला है भक्त की कितनी शाखाएं थी। तो भक्त की 2 शाखाएं थी, पहला था निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरी थी सगुण भक्ति शाखा। इन दोनों के उपासक भी अलग अलग हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है निर्गुण भक्ति शाखा की उपासनाएं कौन सी हैं। तो 2 शाखाएं थी, एक थी ज्ञान मार्गी शाखा, एक थी प्रेम मार्गी शाखा। आगे देखते हैं प्रश्न। पूछा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। इनकी रचना क्या है, बीजक है, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे, ये ज्ञान बांटा करते थे। अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना है पद्मावत। बच्चों ये पद्मावत इंपॉर्टेंट रचना बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। हमारा जो अगला प्रश्न है, पूछा जाता है मलिक मोहम्मद किस काव्य संपदा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि थे, तो याद रखेंगे सूफी परंपरा के। अगला हमारा प्रश्न है पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया था। तो ये हमारा जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है ध्यान देंगे, अगले हमारे जो प्रश्न है, पूछा जाता प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवियों के नाम लिखना है। तो जैसे उस्मान, चित्रावली और जो है कासिम शाह, हंस जादव सिंह,
नूर मोहम्मद, इंद्रावती इनकी रचना है, कुतुब्बन, मृगावती, और है हमारा जो है मंझन, मधुमावती, रेखनवी, ज्ञानमती। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ये सारी रचनाएं। तो बच्चों जो हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पूछा जाता है कि सगुण भक्ति शाखा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक था राम भक्ति शाखा और दूसरा था कृष्ण भक्ति शाखा। याद रखेंगे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचना का नाम। तो जैसे राम भक्ति शाखा में आपके आ जाएंगे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी ने रचना क्या किया था रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया। तो बच्चों ये अवधी भाषा में लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला ध्यान रखेंगे नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहा गया था कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि। अगला है राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों के नाम लिखिए। तो केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद्र, चौहान, अग्रदास, बच्चों ये प्रमुख थे। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति शाखा की दूसरी उपभाषा क्या है। तो ये थी कृष्ण भक्ति शाखा। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है हमारे आ जाते हैं सूरदास जी। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है सूर सागर। अगला प्रश्न है सूर सागर में कितने पद बताए गए हैं। तो 1.25 लाख पद, किंतु 10,000 ही उपलब्ध हो पाए हैं। अगला है सूरदास की अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। तो इनकी 3 रचनाएं हो गई बच्चों। देखो जैसे हमने सीखा सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप की रचना की थी। ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अष्टछाप के नाम से किसे जाना जाता है। तो सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों को समूह अष्टछाप नाम से जाना जाता था। इस बात को ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। तो अष्टछाप कवि कौन कौन थे। कृष्णदास, कुंभनदास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास, जो है गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास, सूरदास। तो बच्चों ये जो है अष्टछाप कवि थे। अगला है भक्ति काल की समान प्रवृत्तियां लिखिए। तो भक्ति काल की समान प्रवृत्तियां नाम स्मरण की महत्ता, जब कीर्तन व भजन का अवलंबन, ईश्वर में सहज विश्वास, जाति पाति का विरोध आदि। तो ध्यान देंगे इसको। अगला हमारा प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो आधुनिक हिंदी काव्य को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी और अगला जो है छायावाद उत्तर युग है। तो इसको ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को कितने से कितने समय में बांटा गया है। तो रीतिकाल का जो है 1643 से 1648 ईस्वी तक बांटा गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इस काल को रीतिकाल क्यों कहा गया है। इस काल में रीति ग्रंथों की रचनाएं अधिक हुई, इसलिए इसे रीतिकाल कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। प्रथम बच्चों अगला हमारा प्रश्न है प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो आगेश जी, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नैमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर वाजपेयी, गिरजा शंकर माथुर, रामविलास शर्मा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि जो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, तो बच्चों ये पेपर में पूछा जा चुका है। दूसरा तार सप्तक तो वो प्रकाशित हुआ था 1951 में। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1951 में। अगला है दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम। तो दूसरा जो तार सप्तक था भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास, राम शेखर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ये प्रमुख थे। अब बच्चों हम देखते हैं प्रमुख रचनाएं और कवि। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको ही हमने कंडक्ट किया है। तो ध्यान देंगे। जैसे है
पहली हमारी रचना है अणिमा। अणिमा जो है निराला जी की है। अगला है अपलक, ये जो है बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है। अगला है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है आंसू, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है उत्तरायण, ये राम कुमार वर्मा जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है जो रचना है वो कश्मीर सुषमा, श्रीधर्म पाठक जी की रचना है। बच्चों अगली जो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है कुकुरमुत्ता, ये निराला जी की रचना है। अगला है गंगा लहरी, ये पद्माकर जी की रचना है। अगला है चिदंबरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना, बच्चों बहुत बार पेपर में पूछी गई। अगला है जयचंद्र प्रकाश, ये जो है केदार भट्ट जी की रचना है। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें से है तुलसीदास। बच्चों कई बार देखो तुलसीदास रचना पूछी गई, बच्चे गलती से तुलसीदास समझ नहीं पाते हैं, तो ये निराला जी की रचना है। अगला है नीरजा, महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है पथिक, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला है पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला है पिघलते पत्थर, ये जो है रागी राघव जी की रचना है। अगला है प्री प्रवास, बच्चों इंपॉर्टेंट रचना है प्री प्रवास, ये जो है हरि अवध जी की रचना है। अगला है मधुशाला, बच्चों बहुत बार पेपर में आई है जी, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। भारत भारती इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। रश्मि महादेवी वर्मा जी की है। रसवती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामलला नहचु तुलसीदास जी की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सांद गीत, बच्चों ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। यामा, बच्चों बहुत बार पूछा गया यामा, ये महादेवी वर्मा जी का जो है महाकाव्य। अगला रसमरथी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कविता कौमुदी, बच्चों पेपर में जो है एक बार पूछा जा चुका है, ये है राम नरेश त्रिपाठी की रचना। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जो है अगली और अंतिम हमारी रचना है त्रिधारा, ये सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेंड कर लिए। बच्चों इसको आप रिवीजन कर लेंगे, परीक्षा टाइम जो है आप वेरी फास्ट करके जो है इसे देख कर अच्छे से जाएंगे। सारे जो है रचनाएं पेपर में पूछी गई हैं। आप क्या करेंगे बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप स्टार मॉम एकेडमी में को जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अब हम जो है दूसरी वीडियो लेके आपके लिए आएंगे।